नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। हाल ही में यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया। आज भी यूपी के 2 दर्जन से ज़्यादा ज़िलों में इस सिलसिले में छापेमारी हुई है और तमाम जगहों पर एजेंसियां जो हैं वो उस सामान को जब्त कर रही हैं जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन है, जिस पर हलाल एक की मोहर लगी हुई है। ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जब से ये आदेश लागू हुआ है, इस सिलसिले में छापे पड़ रहे हैं, तब से इस मामले का राजनीतिकरण भी सामने आ गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने तो यहाँ तक कहा है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन, जो उनका हलाल सर्टिफिकेशन है, वो मान्यता प्राप्त है। दरअसल बहुत सारी एजेंसियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं तमाम सामानों को, जिनके ऊपर ये एक मोहर की शक्ल में आता है। लेकिन यूपी सरकार का साफ कहना है कि ये जो सुरक्षा मानक हैं, कॉस्मेटिक हो या खाने का सामान हो, उनसे जुड़े हुए वो उन सुरक्षा मानकों के तहत ये सर्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए इस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इसे मुसलमानों के खिलाफ एक आदेश बताया है। हालांकि हम आपको ये साफ कर दें कि हलाल शब्द से ये एक छवि बनती है कि जैसे ये इस सर्टिफिकेशन का संबंध किसी मुस्लिम रवायत से जुड़ा हुआ है या फिर ये नॉनवेज से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, नॉनवेज सामान पर ये सर्टिफिकेशन लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन, इस पर प्रतिबंध के बाद जब राजनीतिकरण शुरू हुआ तो फिर ये कुछ जानकारों का मानना है कि दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसको लेकर जो एक हिंदुत्व का माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और क्या ये विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जो जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की है पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीनों से, क्या ये उसकी काट है? अगर मैं एक लाइन में समेटूं इस सारे मुद्दे को तो ये कि क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ये हलाल और राम मंदिर के मुद्दे भारी पड़ेंगे? दूसरी भाषा में, या हम इसे जो पिछले 3 दशकों से इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल देखने जा रहा है? तो इस बात को समझने के लिए और इसके चुनावों के नज़रिए से इस मसले को समझने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उत्कर्ष सिन्हा जी लखनऊ से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। यूसुफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर यूसुफ अंसारी की नज़र रहती है और हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां देखते, पढ़ते और सुनते रहते हैं। साथ ही विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, जो कि दैनिक भास्कर अखबार के उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ हैं। सबसे पहले उत्कर्ष सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर एक माहौल बन रहा है, जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन पर यह प्रतिबंध आया है, क्या ये विपक्ष के जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों की काट ढूंढी है बीजेपी ने? नीरज जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है। ये आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में ये कहा कि इस मुद्दे के सामने आते ही राजनीतिकरण शुरू हो गया। दरअसल ये मुद्दा ही राजनीतिक रूप से बनाने के लिए लाया गया है। अगर आप उस कंप्लेंट को देखिए जिस शिकायत के बाद ये फैसले हुए हैं, उस कंप्लेंट में एक लाइन और लिखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि इस सर्टिफिकेट से के जरिए होने वाली आय का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होने की संभावना है। और जैसे ही ये लाइन आती है संभावना, वैसे ही ये मामला जो है वो पहले मिनट से ये समझ में आ जाता है कि पॉलिटिकली ड्राइव्ड है। इसमें कोई दो राय है नहीं।
क्योंकि कॉमन मैन की तरफ से कोई ऐसा सवाल नहीं। दूसरी बात यह है कि जो हलाल शब्द भले ही अरबी का शब्द है और सीधे उसको जोड़ लेते हैं। आजकल का तो जो माहौल है कि भाषाओं को भी जातियों से जोड़ा जा सकता, धर्मों से जोड़ा जाता है, तो वो जुड़ गया। लेकिन एक्चुअली इसके प्रोविजंस क्या हैं, ये क्यों है? जहां तक कि मांस का सवाल है तो उसके अलग मायने हैं, लेकिन जब ये उससे निकल के बेकरी और कॉस्मेटिक्स और दूसरी चीजों में जाता है तो ये समझ में आता है कि ये सर्टिफाई करता है कि इसमें मुर्दा जानवरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें जो और सबको मालूम है कि कॉस्मेटिक्स में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो वो सारी चीजों को लेकर के वो है और उसका एक प्रोसीजर है। और खास तौर पे इसलिए ये बना इसलिए नहीं था कि यूपी के मुसलमानों को क्या समझ में आता है या नहीं आता है। ये बना इसलिए था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके भीतर ये डिमांड थी और इसको लेकर के बड़े सवाल थे, तो उसमें इस चीज को कहा कि भाई सर्टिफाई किया जाए। मुझे याद है, यहाँ रेफरेंस मैं जल्दी से दे देता हूं कि लगभग 10 साल पहले एक बड़ा कैंपेन चला था जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के खिलाफ, और तब भी ये मार्किंग करने की और ये सर्टिफिकेशन करने का प्रेशर बना था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और जिसके बाद में ये सर्टिफिकेट आया उस पे मार्क। दूसरा, अभी भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस डिब्बे पे या पैकेट पे हरे रंग का या लाल रंग का एक निशान हमको मिलता है जो ये बताता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो ये इस तरह के सर्टिफिकेशंस चलते रहे, मगर सवाल उत्तर प्रदेश का और आने वाले 2024 के चुनाव का है। तो ये एक एप्लीकेशन के जरिए क्रिएट किया गया, उस पे ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और इसको मेन स्ट्रीम एजेंडा लाने की कोशिश हुई, और फिर यहां पे आके ये बिल्कुल समझ में आता है कि आप जो कह रहे थे कि भाई 24 के लिए स्टेज सेटिंग अगर हो रही है तो एक तरफ तो जातीय जनगणना है, और आज तो नीतीश कुमार ने एक कदम और आगे बढ़ के मतलब गवर्नर की स्वीकृति भी मिल गई और 10% जो है वो आरक्षण बढ़ जाने का जातीय आधार पर उसका सर्टिफिकेट गजट भी जारी हो गया, ऐसी सूचना है। तो अब सवाल ये है कि ये माहौल बन रहा है, इसको काटेंगे कैसे? डेवलपमेंट तो गया पीछे, हिंदुत्व की राजनीति एक तो मजबूती से खड़ी होनी है। हम देख रहे हैं, ये इस बात में भी कह रहा हूं इसलिए भी कि हम देख रहे हैं कि जब राजस्थान के कैंपेन में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जाते हैं या इवन प्रधानमंत्री भी गाहे बगाए, वो इसी लाइन को धार देने में ज्यादा लगे हैं। प्रधानमंत्री जी तो थोड़ा करप्शन की बात भी कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम साहब तो सिर्फ हिंदुत्व के लाइन पे चल रहे हैं। और अब इसके भीतर एक और लाइन है आखिरी कि जिस तरह से अब ये बात सतह पे है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक संघर्ष है जो कहीं ना कहीं है, तो वो उसके भीतर खुद को चैंपियन बनाने की इस लाइन के ऊपर, इसलिए भी ये एग्रेशन, ये एडवांसमेंट उस लिए भी है। जी बिल्कुल। सवाल है मेरा, पिछले कुछ महीनों से इंडिया गठबंधन बनने के बाद हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां उनके तमाम अंतर्विरोध अलग हम रखते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर एकदम उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, कांग्रेस जैसी पार्टी ओबीसी आरक्षण की बात करने लगी, उससे जो एक माहौल बनना शुरू हुआ था, उसके बाद एकदम से ये 22 जनवरी की तारीख, राम मंदिर का मुद्दा, हलाल सर्टिफिकेशन, ये मसले बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं। क्या जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर हलाल, राम मंदिर जैसे मुद्दे भारी पड़ेंगे? सीधा पॉलिटिकल इसका क्या असर होगा? देखिए, बीजेपी की कोशिश तो यह है कि इन मुद्दों को, ये मुद्दे भारी पड़े। अब पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से मुद्दों को गरमा रही है उससे लगता है कि क्योंकि बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए उसके पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये साफ हो गया है। हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा आने के बाद और राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से लगातार उठाया जा रहा है,
करीब 6 महीने से चल रहा है कि भाई अब बार बार अखबार में सुर्खियां बनती है कि साहब 16 तारीख को ये होगा, उसको ये होगा, उसको ये होगा। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस हिसाब से किया जाए कि सारी की सारी सीटें या ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी वो जीते, उसकी कोशिश बीजेपी कर रही है। खासकर जब जातिगत जनगणना का मुद्दा जब से कांग्रेस ने उठाया है और राहुल गांधी ने यह कहना शुरू किया है कि भाई हम करेंगे, उसके बाद से बेचारी बीजेपी के अंदर ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा जो ओबीसी वोट बैंक हमने बटोरा है, हालांकि बीजेपी और आरएसएस बहुत रणनीति के तहत ओबीसी को अपने पाले में लेकर के आए थे। एक जमाना था जब 90 के दशक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। उसके बाद उमा भारती उभरी, और कर्नाटक में हम करें तो येदियुरप्पा, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो पिछड़ी जातियों को आगे लाकर बीजेपी ने एक दांव चला था। और इधर मतलब 2016 के बाद से केंद्र में जिस तरह से ओबीसी के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में गवर्नर बनाया गया और उसका प्रचार किया गया, तो उसमें अब सेंध लगती हुई दिख रही है। क्योंकि राहुल गांधी तो अब दो टूक कह चुके हैं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अगली जनगणना जो होगी, अब जनगणना का प्रोसेस अगले 6 महीने बचे हैं, ये सरकार अगर शुरू कर भी देती है तो भी जनगणना पूरी 6 महीने में तो नहीं हो पाएगी। तो जनगणना के लिए 2021 में होनी थी, वो नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, जो भी वजह रही हो। तो अब जनगणना होगी, वो नई सरकार कराएगी। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे, या राहुल गांधी कई मंच से कह चुके हैं, नीतीश कुमार कर चुके हैं। नीतीश कुमार के बाद ये दबाव बन गया है। हालांकि अगर कांग्रेस इसमें इंटरेस्टेड होती तो 2011 में कराती, नहीं कराया जैसे नीतीश कुमार ने कराया वैसे गहलोत कराते, भूपेश बघेल कराते। ये अब इस चुनाव में कह रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस काफी गंभीर है और ये मुद्दा बीजेपी के खिलाफ ज्यादा हुआ दिख रहा है। तो इसलिए बीजेपी को बेचैनी है कि भाई जैसे मंडल की जो काट है, मंडल की राजनीति की काट है, वो कमंडल की राजनीति है। जातियों आधारित, जाति आधारित राजनीति की काट है धर्म आधारित राजनीति। इसी तरह धर्म आधारित राजनीति की काट मंडल की राजनीति है। तो अपोजिशन की तरफ से कोशिश हो रही है कि फिर से राजनीति को उसी ढर्रे पर लाया जाए जो किसी जमाने में 90 के दशक की शुरुआत में थी, खासकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो हुआ था, उसी पे लाया जाए। वही उसी से बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये हलाल सर्टिफिकेशन का मसला उठाया है, इसका सीधे सीधे पर्पज यही है कि मामले को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। और उसके बाद देखिए किन लोगों का कमेंट आते हैं, जो ये उन्हीं के पास मीडिया पहुंचता है जिनको पता है कहां से मसाला मिल सकता है। नीरज भाई, आप भी लंबे समय तक रिपोर्टिंग में रहे हैं, हमने साथ साथ बहुत सारी खबरें की हैं एक साथ। हमें पता होता था कि किस मुद्दे पे कौन आदमी मुंह खोल सकता है और कितना मुंह खोल सकता है। और शफीकुर रहमान बस जो इसी तरह के विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, एसटी हसन है, इत्तेफाक से दोनों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो इन्हीं के पास जाएंगे तो जैसे ही ये लोग बोलेंगे। असल में है क्या, जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर का मुद्दे से बीजेपी को कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज ही किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भाई आरएसएस के अपने सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के फेवर में 1-2% वोट की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन ये मुद्दा बीजेपी को फिर से सत्ता में लाके बैठा दे, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे भी सुषमा स्वराज ने 98 में एक बात कही थी, मेरे सवाल के जवाब में बोला था कि एक चेक एक ही बार कैश होता है, वो चेक हम पहले कैश करा चुके हैं। तो ठीक है, वही तमाम मुद्दों के साथ जब राम मंदिर का मुद्दा उठता है तो उससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है, लेकिन अकेले मुद्दे से फायदा नहीं पहुंचेगा। तो अब उसको जरूरत है कि इसमें एड ऑन क्या किया जाए। तो एड ऑन तभी होगा जब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी, देखिए राम मंदिर का फैसला 2019 में 5 साल लगभग होने को है, उसके बाद से वह मंदिर बन रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ इसका। बीजेपी को फायदा तब होता है जब उसके मुद्दे पर विरोध होता है। तो विरोध कैसे कराया जाए? विरोध भी किसका? मुसलमानों का, मुस्लिम संगठनों का, मुस्लिम धार्मिक गुरुओं का। और मुस्लिम धार्मिक गुरु अब काफी दिन से खामोश है। मुस्लिम संगठन उतने ज्यादा एक्टिव नहीं जितने ज्यादा पहले हुआ करते थे। इक्का दुक्का बोलते हैं, असदुद्दीन अवैसी वगैरह बोलते हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी बात में बहुत ज्यादा अपील अब नहीं बची है। तो अब कैसे किया जाए इस मुद्दे पर, नहीं तो किसी और मुद्दे पर किया जाए। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा लाया ही इसलिए गया है कि इस पर विरोध होगा, और विरोध इसलिए होगा, शफीकुर रहमान बख्श ने एक बात तो सही कही है कि भाई मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया गया है। बहुत मामूली सीधी बात है,
जो लॉजिक दिया गया, जिसका जिक्र उत्कर्ष भाई ने कहा किया अपनी एफआईआर में, जब एफआईआर में लिखा गया साहब इससे होने वाली कमाई का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है, संभावना है। सवाल यह है कि जिस आधार पे हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर बैन लगाया गया है, या पूरी कार्रवाई हो रही है, तो जी उस जी आधार जी पे तो और बहुत सारी जो आरोप, मूल आरोप यह है ना कि भाई कुछ कंपनियां एक विशेष समुदाय के बीच अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर ये क्या है, जब रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है साहब हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, क्या वो किसी विशेष ग्रुप को आकर्षित करने की कोशिश नहीं है? क्या जगह जगह हम जाते हैं जैसे शुद्ध शाकाहारी बिरयानी, तो क्या वो जो शुद्ध शाकाहारी खाने वाले हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं है? अगर मान लीजिए आप या मैं, जिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, मसला सिर्फ खाने पीने का नहीं है, मसला बहुत सारी चीजें, जैसे इस्लाम में 4 चीजों पर हराम बताया गया खाने पीने के लिए, जिसमें मुर्दार यानी मरे हुए जानवर का, सुअर है ना, पोर्क जिसे बोलते हैं, या खून, और ये ऐसा जानवर जिसे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे ज़िबा किया गया। तो हमारा देश धर्म भीरू देश है, जिसकी जो धार्मिक आस्था है, उस धार्मिक आस्था के साथ लोग व्यवहार करते हैं, चलते हैं, उसे मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की, और एक धर्म के अंदर एक धर्म को मानने वालों में भी कई स्ट्रीम्स लाइन है, जैसे मुस्लिम में हनफी अलग है, देवबंदी अलग है, बरेली अलग है, उनपे है ना, तो उसके हिसाब से होता है। लेकिन इन सब चीजों पर एक कॉमन सोच है, उसमें कोई मसलक का बार नहीं है। तो अब यहाँ पर आता है कॉस्मेटिक पर जो सवाल होता है, कॉस्मेटिक के लिए क्या जरूरत है? अब जैसे हम कोई भी खाने पीने की चीज लेते हैं, चिप्स लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, तो उसमें लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है क्या क्या चीज इसमें इस्तेमाल की गई है। वो हम देखते हैं E20, E80, E30, तो E क्या है? वो एमल्सीफायर होते हैं जो जायका बढ़ाने के लिए या उसके अंदर तड़का लगाने के लिए कुछ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें से बहुत सारी जो आइटम होते हैं, फैट्स होते हैं, वो कुछ वनस्पति से लिए जाते हैं या इमल्सीफायर, और कुछ जानवरों की चर्बी से लिए जाते हैं। ठीक ठीक ये तो भाई नंबर होता है, वो स्पेसिफिक नंबर होता है कि E22 है तो वो कहां से लिया गया है, E35 तो वो कहां से लिया गया है, तो वो यहां से विवाद पैदा होता है। तो जो इमल्सीफायर सुअर की चर्बी से लिए जाते हैं, मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसे अपने लिए खाना हराम मानता है, उसका इस्तेमाल अपने लिए हराम मानता है। तो जिन लिपस्टिक में, जिन कॉस्टिक में पूरी चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है जो सुअर के गोश्त से ली गई, सुअर से ली गई है, उसे उमर नहीं। इसी तरह से बहुत सारे इमल्सीफायर गाय की चर्बी से लिए जाते हैं। मैं यूसुफ भाई आता हूं आपके पास। तो सवाल यह है कि आधा मिनट, सवाल यह है कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि भाई एक खास सर्टिफिकेशन से एक खास तबके को खींचा जाएगा, तो फिर वो खास तबका तो कोई भी हो सकता है, तो सब पर पाबंदी लगे, फिर हटा दीजिए कि भाई उसपे ग्रीन, खाने पीने की चीजों पे ना ग्रीन मार्क हो ना रेड मार्क हो, आदमी अपने कॉन्शियस से तय करे उसे खाना है कि नहीं खाना है। बिल्कुल। विजय जी वापस आता हूँ। उन्होंने कहा कि ये माहौल, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, मुस्लिम इसे नहीं मानते हैं। इस तरह के बयानों से तो फायदा जो है वो बीजेपी को ही होगा। ये तो जो अगर बीजेपी की ये कोशिश है कि 22 तारीख को एकदम हाइप किया जाए राम मंदिर के मुद्दे को, तो ये बयान तो फायदा उधर ही पहुंचाएंगे। देखिए, शफीकुर रहमान वर्क जब भी मुंह खोलते हैं मुसलमानों से जुड़े हुए मसले पे ही बोलते हैं। कभी उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए कोई बयान दिया हो ऐसा सुनाई नहीं पड़ा। अब दूसरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो बात यूसुफ अंसारी जी ने बाद में 4 मुद्दे बताए, एक्चुअली वही मुद्दे हैं, कोर इशू वही हैं। ये बताने की कोशिश है कि देखो, देश के बहुसंख्यकों, तुम्हारे ऊपर ये थोप दिया गया है, हर चीज को का मानक तय कर रहे हैं मुसलमान और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं। इस बात का एहसास सबको हो जाए। ये इस हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली संस्थाओं से जोड़कर, या जो FIR है या जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो यही है कि भले ही अल्पसंख्यक है मुसलमान, लेकिन संसाधनों पर, मानकीकरण पे भी उनका कब्जा है। तो ये जो नैरेटिव बताया गया, एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो चीज अभी उन्होंने कहा ना कि जो अल्लाह के नाम पे जो जानवर कटेगा उसी का इस्तेमाल हो सकता है, तो बहुत से लोग चला रहे हैं कि भाई ये अगर अल्लाह को समर्पित है तो ये अल्लाह का है, तो हिंदुओं के मंदिर में हम कैसे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, या कोई व्यक्ति अपने घर की पूजा में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, हर चीज अगर हलाल ही है तो ये यही नैरेटिव जो है क्रिएट हो गया इस मुद्दे से।
और शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती होगी या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये बात चाहती होगी। तो एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव है इसका, अगर पॉलिटिकल मोटिव है तो वो ये दिखाता है। अब आइए इसके लीगल पहलू पे। तो ये जो संस्थाएं चारों देती हैं सर्टिफिकेशन, ये धार्मिक आधार पे देती है या लैब के तौर पे देती है, ये भी पता नहीं है, क्योंकि इनका खुद का जो मानकीकरण है उसके लिए मेरी जो जानकारी है केंद्र सरकार इनसे कई बार कह चुकी है आप अपना मानकीकरण करा लीजिए, क्योंकि जो विदेश भेजा जाता है मांस जो है भारत से, उसमें हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये कंसाइनमेंट के हिसाब से ये फीस भी चार्ज करते हैं कि अगर जो जमीयत उलमा ट्रस्ट का वेबसाइट पे दिया गया है कि एक कंसाइनमेंट जो विदेश जाएगा उसका अगर मांस है वो तो 800 रुपए, अगर गैर मांस है तो 1000 रुपए लिया जाएगा, और बाकी 60,000 रुपए उन्होंने दिया प्लस 150 रुपए 1,500 रुपए प्लस जीएसटी 3 साल के लिए, और लोगो यूज करते हैं तो 20,000 रुपए प्रति प्रोडक्ट 1 साल के लिए, इस तरह का कुछ उसमें है। तो करीब करीब यही रेट बाकी तीनों और के होंगे। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि कोई कंपनी 600 प्रोडक्ट बनाती है, कोई 700 प्रोडक्ट बनाती है, कोई 200, कोई 25-50 भी बनाने वाले लोग हैं। तो एक पैरेलल सिस्टम भी है। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन अपने आप में ठीक है, मुस्लिम समुदाय उसको एक्सेप्ट करता है तो करना चाहिए, लेकिन एक डिवीजन कर देता है। ये हिंदुओं और मुस्लिम में हलाल सर्टिफिकेशन एक डिवीजन कर देता है, और यही डिवीजन का फायदा बीजेपी अगर लेना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कोई गलत काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो हिंदुओं को गैर हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, उनको अपने मानक चाहिए जो भारत सरकार ने बनाए हैं, उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेशन चाहिए। यही डिबेट इससे क्रिएट हो गया है। और इसमें अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि सिर्फ ये अपीजमेंट के लिए है, तो मुझे लगता है कि ये बात दिखती है, प्रत्यक्ष तौर पे यही दिखती है। लेकिन परोक्ष रूप से देखें तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये थोपा गया है, तो लोगों को यही लगता है कि हाँ थोपा गया है। हालांकि हलाल सर्टिफिकेशन कोई बहुत पुराना नहीं है, उसकी 1960 से के बाद से इसकी शुरुआत हुई, 1974 में हिंदुस्तान में शुरू हुआ। और जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं वो मुस्लिम समुदाय को हलाल सर्टिफिकेशन एक्सेप्ट करने के लिए और दबाव बनाने के लिए मार्केटिंग भी करती हैं। आप उनके कुछ कंपनियों के मैंने वेबसाइट का निरीक्षण किया तो कई देशों में जा जाके वो कहते हैं कि भाई इसके मैंडेटरी करिए, जहां पे जैसे मिडिल ईस्ट में मैंडेटरी है तो जहां मैंडेटरी नहीं है वहां भी वो मैंडेटरी कराते हैं। तो ये बाकायदे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है और अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने का भी एक तरीका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको सिर्फ अगर पॉलिटिकल उससे देखेंगे तो ये चीज दिखाई देगी, धार्मिक लहजे से देखेंगे जिसका असर राजनीति पे पड़ेगा वहां भी इसका एक विभाजन दिखाई देता है। क्योंकि ये बात भी है कि जब कोई माइनॉरिटी की अपने हक की बात करता है तो ठीक है, वो तो जेन्युइन है, सेकुलर है, लेकिन अगर आप उससे प्रभावित हो रहे हैं और आप उसके खिलाफ खड़े होंगे तो नफरत वाला माहौल बताया जाता है। तो इन चीजों को बहुत मिला के देखना पड़ेगा। लेकिन मूल रूप से यह है कि ये सर्टिफिकेशन जो हलाल सर्टिफिकेशन है, इसका किसी भी भारत सरकार की किसी भी कानूनी किसी भी उससे मान्यता नहीं है जो चारों देते हैं। मूल बात यही है और इसी के सहारे सारी चीजें रची जा रही हैं। जी उत्कर्ष जी, मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले नीरज जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी जिक्र आता है तो मुझे सआदत हसन मंटो की कहानी हलाल और झटका याद आती है। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा कि उस कहानी को गूगल करेंगे तो गूगल पर मौजूद है, उसको पढ़ा जाना चाहिए उस कहानी को। और अक्सर हम लोग जब, जैसे आपने कहा ना अपने वक्तव्य में कि जब भी हलाल और झटके की हलाल की बात आती है तो लगता है कि ये मांस की बात की जा रही है, मीट प्रोडक्ट की बात की जा रही है। जनरली ऐसा है नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो यूपीतक.in पर आइए, बड़ी विस्तार से स्टोरी की गई है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। खैर उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ। जनरली बीजेपी को ये माना जाता है कि ये पार्टी 2014 के बाद से ऐसी पार्टी बन गई जो डेटा बेस्ड पॉलिटिक्स करने लगी, सोशल मीडिया से डेटा ले आना, बिग डेटा कंपनीज को हायर करना, उस हिसाब से नैरेटिव गढ़ना जो जिस नैरेटिव को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक डेटा मैं देना चाहूँगा, अगस्त 2023 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था। इस सर्वे में जो मोदी सरकार की सबसे अच्छी बात मानी गई कि मोदी सरकार ने जो सबसे अच्छा काम किया, जनता ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट, और जो लीस्ट अच्छे कामों में था वो था अयोध्या का मंदिर और काशी कॉरिडोर जैसे मुद्दे। यानी जो धार्मिक मुद्दे हैं वो जनता इस सर्वे के मुताबिक उतना उसको हाथों हाथ नहीं ले रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि जो डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिन मुद्दे पर बीजेपी को फिर
लौट के उसी मुद्दे पर आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हलाल ये एक जो अभी तक का हम लोग का डिबेट का पॉइंट पहुंचा है कि एक रिलीजियस एंगल है। तो क्या बीजेपी के पास अब जैसा नीरज जी बता रहे थे कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों का अभाव हो गया, वो लौट के फिर धर्म के मुद्दे पर आ गई, जो कि ये कह रहा है कि उतना अब बीजेपी के लिए मुनाफे का सौदा नहीं है जितना एक वक्त हुआ करता था। अमीश देखिए, एक बात ये समझने की है कि ये तो सही बात है और विजय भाई ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इससे नैरेटिव क्या क्रिएट किया जाना है, तो बहुत अच्छे से क्रिएट किया। दो ही लाइन होती है कि एक तो मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, उनका कंट्रोल छोड़ा जा रहा है, और दूसरी बात है कि उनकी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं हिट किया जा रहा है। तो ठीक बात है, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है, कभी खुल के आती है, कभी हिडन आती है। चाहे वो बूचड़खानों का मामला हो पहली सरकार में योगी जी के, और चाहे अब हलाल का मामला हो। लेकिन अब रह गया सवाल कि आपने जो पूछा कि लोग क्या समझ रहे हैं, देखिए मूड ऑफ द नेशन और मूड ऑफ द यूपी या ये हिंदी पट्टी, दोनों बड़ा फर्क है। ये सवाल बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है। बीफ का सवाल बीजेपी खुद नॉर्थ ईस्ट में और गोवा की अपनी सरकारों में नहीं उठाती, और वहां उनके नेता कह देते हैं कि ये यहां मुद्दा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा सवाल हो जाता है। तो कोविड मैनेजमेंट तो मान लीजिए अक्रॉस द कंट्री था, लेकिन धार्मिक मामले जो हैं साउथ में नहीं चल रहे हैं। हमने देखा कर्नाटक में इतना बड़ा एजेंडा बनाने की कोशिश के बाद नहीं चला, या अभी लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में इस एजेंडे को मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक लगातार कहते रहे, कन्हैया लाल से लेके और सारी चीजें होती रही। कितना चलेगा नहीं चलेगा 3 तारीख को पता चला। मध्य प्रदेश का तो फिलहाल ये है कि नहीं चला, लेकिन खैर 3 तारीख को असलियत पता चलेगी। तो सवाल ये कि ये किस जगह पे काम करेगा, इस बात की समझ भाजपा को बहुत अच्छे से है, और उस लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बहुत मुफीद मामला है, जहां कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी को 2014, 17, 19 और फिर 22 में जिताती रही है। 14 में भी गुजरात मॉडल की चर्चा भले थी, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं वो इमेज जरूर बचा के रखी गई थी, या गाय बगाए निकाली जा रही थी, जो पोस्ट गोधरा जो इंसिडेंस था। तो हिंदू सम्राट के तौर पर ही राजनीति होनी है भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर पे हिंदी पट्टी में। और इसके लिए जो भी पॉइंट, जब भी पॉइंट होंगे वो होंगे। जैसे एंटी माफिया कैंपेन भी चला, तो वो मुख्तार और अतीक पे जाके टिका। बहुत सारे दूसरे बड़े माफिया उससे बरी रहे, या कभी फुटकर कुछ बात हो गई तो हो गई। तो एजेंडा यही बनना है, यही था, यही है, और इसी को लेके चलना है। क्योंकि दूसरी तरफ सवाल है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज हैं जिनके ऊपर बीजेपी बात कर सकती है, खासतौर पे यूपी में, लेकिन उसके रियलिटी चेक भी होने लगेंगे। तो वो रियलिटी चेक जब होने लगेंगे तो मामला फंस जाएगा। अब जब मामला वहां फंसेगा तो ऐसी जगह जहां एजम्पशन हो, जहां इमोशन हो, जहां पे मैसेजिंग हो, उसी पे टिकना है। तो आप देखिए, चाहे वो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण भी इसी का एक एंगल है, जहां पर कि सवर्णों को स्पेस मिला, जिसकी वजह से, और वो ठीक बात अपनी जगह पे रणनीति थी और जनता उसको मानती है, एक बड़ा हिस्सा उसको मानता है, तो वो मानेगा। इसी तरीके से ये अब हलाला, आप याद कीजिए, ठीक इसी तरीके से लव जिहाद एक बड़ा सवाल था। लव जिहाद एक बहुत बड़ा सवाल था, और हर शादी जो मुस्लिम लड़का
हिंदू लड़की से करता था वो लव जिहाद की कैटेगरी में आ जाता था। मगर हमने यही देखा इसी लखनऊ में कि उसी गोरखपुर के एक मुस्लिम प्रतिष्ठित परिवार के लड़के ने आरएसएस के एक बड़े नेता की भतीजी से शादी की और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां आशीर्वाद देने गए थे, तो लव जिहाद का एक्सेप्शन भी वो देखा। तो पॉलिटिक्स कहीं दूसरी जगह पे है। पॉलिटिक्स एक ब्रॉड मैसेज की पॉलिटिक्स है, इमोशनल प्लेइंग की पॉलिटिक्स है, और उस इमोशन के साथ साथ अभी वो इमोशन हेट्रेड इमोशन के भीतर भी है और वही पैदावार अच्छी दे रहा है। तो ये चलेगा और यही इस पूरे हलाला और उसकी अब सवाल है कि जितनी जानकारी निकली, या मान लीजिए विजय भाई ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया उसके ऊपर कि इसका इकोनॉमिक एंगल कितना है, तो वो क्यों आया? जब तक ये क्वेश्चन नहीं आया था तब तक वो रिसर्च भी नहीं था। तो ये रिसर्च भी आएंगे, ये सारे सवाल भी आएंगे। एक मुद्दा जब आता है तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं और वो कितना पब्लिक ओन करती है, कितना उसको डिस्कार्ड। क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए, मैं बहुत खुलेआम कह रहा हूं कि मैं मांसाहारी व्यक्ति हूं, बचपन से मांसाहारी हूं, पारिवारिक रूप से। हमने कभी नहीं वो देखा कि भाई हम लोग के भीतर भी ये है कि वो झटका वाला ठीक नहीं होता है। अब पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या नहीं था, या जो अवेलेबिलिटी ऑफ मीट है वो कहां से है, बहुत सारी है। लेकिन अब उस पर भी एजेंडा बना, अब बनने लगा। तो ये बनाने की कोशिश ही तो पॉलिटिक्स है और उसी के इर्द गिर्द अपने आप को समेटने की पॉलिटिक्स, अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने की बात है। कुल मिला के बात इतनी। जी यूसुफ जी, बात है कि इसका असर कितना होगा, ये हमारे विमर्श का विषय है आज का। क्योंकि जनरली आम पब्लिक के नोशन में क्या है कि लोग क्या पलट के रैपर पर ये देखते हैं कि ये हलाल सर्टिफाइड है, कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इस पर मोहर लगा है कि नहीं, मतलब ये प्योर प्रोडक्ट है कि नहीं। तमाम ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी, जो छोटे छोटे शहर हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना अवेयरनेस का क्या पैमाना होगा और सरकार उसको लेके क्या सोच रही होगी। और अगर इकॉनमी भी है तो इकॉनमी लेजिटिमेट इकॉनमी है, टैक्स दे रही है, तो उससे सरकार का अपना फायदा है। वो सब ये अलग एक पहलू है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा आया तो मुस्लिम समाज के अंदर से एक रिएक्शन आया जो हमें सड़कों पर दिखा। इसको माना गया कि बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं की एक सिंपैथी मोदी को मिलेगी, पीएम मोदी को, और जो कहा जाता है कि 8% वोट जो बीजेपी मुसलमानों का पाई, उसमें मुस्लिम महिलाओं का एक पहलू रहा। इसको एक दूसरे तरीके से लोग देखते हैं कि रिवर्स पोलिंग, अगर मुस्लिम जो है वो एग्रेसिव हो जाता है किसी मुद्दे को लेके तो हिंदू एकजुट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि हलाला सर्टिफिकेशन जैसा मुद्दा इतना आम जनता, आम मुस्लिमों के बीच का मुद्दा है, जिसको लेके मुस्लिम समाज कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देगा जिससे बीजेपी का हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, या रिवर्स पोलराइजेशन जैसी कोई चीज देखने को मिलेगी? हलाल सर्टिफिकेट, सॉरी। जी देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज से कोई बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शन इसको लेकर के आएगी। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो यह है कि मुसलमान जो है वो मीट के जहां तक मामला है, मीट खाने के मामले में, वो ताजा मीट लेना पसंद करता है। वो चाहता है भाई हम जाके कसाई की दुकान के सामने, अपने सामने, अगर उसे चिकन लेना है या मटन, तो वो लेना पसंद करता है। तो वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं कि साहब हम रेडीमेड लें। तो इसलिए जो रेडीमेड, जो 2-3 जैसे मटन की शॉप या चिकन की शॉप जो ऑनलाइन देती है, जैसे आनंद है कि ग्लेशियस ये कुछ और नाम से है, तो उन पर भी आने लगा है कि अभी हमारा हलाल है या नहीं है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम है वो ये चाहते हैं कि भाई, क्योंकि धार्मिक रिलीजियस जो भावनाएं लोगों की हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं। जैसे मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता दूं, उत्कर्ष जी ने बताया साहब कि वो मांसाहारी है और ये पर्सनल चॉइस है, कोई आदमी मांसाहारी हो सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मित्र हैं जो शाकाहारी तरह से हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। मैं दोनों तरह का खाना खाता हूं। तो आमतौर से क्या करते हैं लोग, अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो वह पूछ लेते हैं कि भाई आपके यहाँ जो गोश्त है ये हलाल है या झटके का है। तो अगर वो कहता हाँ ये हलाल है तो खा लेते हैं, वो कहता है हलाल नहीं है या डाउट है तो छोड़ देते हैं। इस तरह के इंसिडेंट कई बार हो जाते हैं। एक बार जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो आजम खान ने राज्यसभा में यह सवाल पूछा था कि रेलवे की कैंटीन में, पार्लियामेंट कैंटीन में जो गोश्त परोसा जाता है वो हलाल होता है या झटका होता है। इस पर बड़ा बवाल मचा था।
नीतीश कुमार ने जवाब दिया था कि भाई 1925 का कोई रूल है कि 5 स्टार होटल में या कैंटीन में जो मांस परोसा जाएगा वो हलाल होगा, उस रूल से बंधे हुए, तो इसलिए हलाल होता है। उस पर ऐसे पहलूवालिया जो बीजेपी में है, उस वक्त बीजेपी में शायद नहीं थे, बीजेपी में थे, उन्होंने बड़ा हंगामा किया कि ये क्या मतलब है कि आप जो है हम झटका खाने वाले हैं, हमें भी आप हलाल खिला रहे हो। तो इस तरह की चीजें होती, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भाई देखिए मैं मंत्री हूं, मेरे सामने जो सवाल आएगा उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। ये तो माननीय संसद महोदय को सोच। आप म्यूट हो गए हैं यूसुफ जी, आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट पर है यूसुफ जी, आप म्यूट पर है, आपकी आवाज नहीं आ रही है यूसुफ जी। आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आप म्यूट पर चले गए हैं, कृपया खुद को अनम्यूट कर ले। बीच में हम विजय सर आपके पास आते हैं, क्योंकि वो लगता है हम मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। और डेटा आपका पसंदीदा राजनीति में या पॉलिटिकल स्टडीज में डेटा का इस्तेमाल करना आपका पसंदीदा टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि मूड ऑफ द नेशन जब ये हमें बता रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को बता रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा हो, काशी कॉरिडोर का मुद्दा हो, ये लोगों के उस तरह के प्रायोरिटी में नहीं है जिस करप्शन, महंगाई। जी यीशु जी, आप म्यूट पर चले गए थे लंबे समय से। हाँ, बेशक कोई कॉल आ रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज की तरफ से कोई बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शन इस पे आने वाला है। दूसरी एक बात मैं कह दूं, हाँ विजय भाई ने एक बात कही थी कि भाई जब हलाल का इस तरह का मैटर आता है तो समाज में डिवीजन पैदा होता है। में विजय जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इससे कोई डिवीजन पैदा नहीं होता। हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, मिक्स दोस्ती, हमारे दोस्त हिंदू भी है, मुसलमान भी है, वो हमारे यहाँ के खूब चिकन मटन जो दोस्ती में खाना होता खाते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे उत्कर्ष जी बताएंगे कि इन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन जो रिलीजियस, मैं खुद मानता हूं कि अगर मेरे साथ कोई हमारे ऐसे हिंदू दोस्त होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनके साथ मैंने कभी गोश्त नहीं खाया, कभी मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं। तो इस तरह की चीज समाज के अंदर पहले से एक्सेप्टेड, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करने की आदत रही है। ये पॉलिटिक्स में आके जब दरार पैदा करने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि देश इतना बड़ा है, देश के लोग इतने समझदार हैं कि वो छोटी छोटी बातों में आपसी रंजिश नहीं करेंगे। और उसे वोट का मुद्दा बनाना, सरकार बदलने या सरकार कायम रखने का मुद्दा बनाना, तो बहुत दूर की बात है। जी विजय सर, मेरा सवाल ये था कि मुद्दे सरकार चुन रही है और अब उन मुद्दों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो मुद्दे इंटरनल सर्वेज में लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस जिनका ज़्यादा है। अब मैंने ये डेटा, जी तो इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे को बहुत ज्यादा फायदा होने का मुझे नहीं लगता। जी फिर हम आपके पास वही सवाल ले रहा था, मेरा सवाल अधूरा रह जा रहा है। विजय सर, आप सवाल अब तक समझ गए होंगे। मेरा प्रश्न ये है कि विकास का नैरेटिव, लाभार्थी का नैरेटिव, ये सब छोड़ छाड़ के बीजेपी कहाँ रिलीजियस नैरेटिव में चली गई? देखिए, पहले तो मैं यूसुफ भाई को बता दूं कि वो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन नहीं बताया था। मैंने ये बताया था कि क्या करने की कोशिशें हो रही हैं और लोग किस तरीके से उसको परसेप्शन बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने सर्वे किया है, मुझे लगता है निश्चित तौर पे वो यूट्यूब पे सर्वे किया होगा आपने। और अमित जी, मैं सही हूं? नहीं सर, ये इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, जिसका सैंपल साइज इंडिया टुडे और सी वोटर का, जिसका सैंपल साइज काफी बड़ा होता है। जी ठीक है। तो जो ये सर्वे में मैं इससे सहमत हूं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उससे कोई ज्यादा फर्क बीजेपी पे नहीं पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूं कि जो काम हो चुका होता है, यानी कि पिछले चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में जो चीज आप वादा करते हैं उस पर जनता वोट करती है, और जब आप कर देते हैं तो वो मुद्दा खत्म हो जाता है। फिर आपको अगला चुनाव जीतने के लिए नए मुद्दे चाहिए होते हैं, नया सपना चाहिए होता है, नई उम्मीदें जगानी होती हैं। जो पार्टी ये काम नहीं करती है, काम बोलता है कि चुनाव लड़ेगा, तो वो काम बोलेगा नहीं, क्योंकि विकास कर देने के बाद या काम कर देने के बाद बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, जब तक नया चीज, नए सपने न दिखाए जाएं। क्योंकि अगर आपने मुझे मकान देने का वादा किया तो मकान आपने दे दिया, तो ठीक है, उस चुनाव में हमने आपको वोट दिया था कि आप मुझे मकान देंगे। आने वाले चुनाव में आप कहेंगे हमने मकान दिया था इसलिए वोट कर दो, तो मैं नहीं करूंगा। मैं उसको वोट करूंगा जो कहेगा कि जिनके पास मकान है उनको हम एक टीवी देंगे या फ्रिज देंगे, या उनको एक सोफा सेट दे देंगे, या फिर कुछ और सुविधाएं हम देंगे। तो जनता की इच्छा ये होती है कि वो प्रोग्रेसिव
चीजें चाहता है कि अभी जो मिल गया उससे आगे की चीजें हमें मिले। तो जो पार्टी इस काम को अच्छे से करती है वही पार्टी जो है उसको फायदा मिलता है। अच्छा, अब ये जो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो मैटर जैसे हलाल वाला सर्टिफिकेशन का मुद्दा है, ये खाली एक ड्रॉप डाली गई है तालाब में, और इसलिए डाली गई है कि इससे लोगों के बीच में ये दिमाग में झंझावात हो जाए कि भाई देखिए ये चीज चल रही थी और आप इससे अनजान बने हुए थे, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो इसने अपना काम किया। अब जैसे यूसुफ भाई ने जैसे बात कही कि भाई वो धर्म एक संवेदनशील इशू है, तो दरअसल संवेदनशीलता अब दोनों तरफ की हो गई है। न्यूटन का थर्ड लॉ अब समाज में बड़े मजबूती से मौजूद है और उसकी हर जगह क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। क्योंकि पहले देखिए जैसे सनातन धर्म में हर चीज पे बहस होती थी, बहुत लंबी परंपरा हजारों साल की, कि ईश्वर है कि नहीं इसी पे बहस होती थी, ईश्वर निराकार है साकार है इस पे बहस होती थी। लेकिन अब लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप इस तरह की बातें मत करिए, जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, उस पर हमसे बात मत करिए। वो थोड़ा रिजिटमेंट आया है, जिसको लोग कहते हैं कि समाज में नफरत पैदा हुआ। नफरत नहीं पैदा हुआ, ये बाई प्रोडक्ट है कि आप बहस नहीं करते, लेकिन हम करते हैं, तो हम ही क्यों बहस करें, हम भी नहीं करें, ये वाली एक बात पैदा हो रही है। इसके स्टेट लेवल के भी चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की चीजें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये तो चीजें इस तरह से हो गई। अब जो सर्वे है, सर्वे ने साफ बात कही थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के भरोसे ऐसा नहीं है, वो भी एक ड्रॉप है। जैसे हलाल वाला मुद्दा एक ड्रॉप है, वैसे राम मंदिर एक ड्रॉप है कि हमने उस काम को अच्छे से कर दिया। अब जब कर दिया तो उसकी क्रेडिट वो लेंगे, जनता उस पर वोट नहीं करेगी, ये बीजेपी भी जानती है। आपको मैं बता दूं, 93 में ढांचा गिरने के बाद 4 राज्यों की स्टेट बर्खास्त हुई थी, शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी वापस नहीं आई। न मध्य प्रदेश में वापस आई, न राजस्थान में वापस आई, न उत्तर प्रदेश में वापस आई, सिर्फ हिमाचल में वापस आई थी। तो ये तो इनका हिस्टोरिकल टेस्ट है कि इस मुद्दे से ये चुनाव नहीं जीत सकते, बहुमत नहीं ला सकते। अब असल सवाल है कि बहुमत आएगा कैसे। उसके लिए इनके पास है इकोनॉमिकल पैकेज, जो ये गरीबों के लिए, और इनके पास वो भाषा है, उम्मीद जगाना है, जिसमें अमृत योजना है, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जिसमें गरीबों के लिए तमाम योजनाएं, जो डायरेक्ट डीबीटी है, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स जो इनकी हैं, ये सारी चीजें इसके लिए ज्यादा पोटेंशियल है। तीसरी बात है क्रेडिबिलिटी, किस पार्टी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा बेहतर है, यानी जो कहा वो किया। एक दौर में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की क्रेडिबिलिटी इस मामले में सबसे ज्यादा थी कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। एक्चुअली भारतीय राजनीति का ये मूल मंत्र है, आप 1-2 चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंटली चुनाव अपने को मजबूत बनाए रखना है, आप सरकार बनाए भले न बनाए, लेकिन आप अच्छी संख्या में वोट आपको मिले, इसके लिए जनता के बीच में ये भाव होना चाहिए कि कथनी और करनी में इनके अंतर नहीं है। इसीलिए विपक्ष मोदी पर बार बार झूठा होने का आरोप लगाता रहता है, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाए। तो ये जो कोशिश विपक्ष की तरफ से है और जो सत्ता पक्ष की तरफ से है, ये इसकी एक जद्दोजहद, इसकी लड़ाई चल रही है। देखिए ओबीसी वाला भी इशू, मेरा ऐसा मानना है कि ये 10 साल 15 साल पुराना है। बीजेपी ने 2002 में इस मामले को देख लिया था, इसीलिए हुकुम सिंह कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसकी रिपोर्ट आई थी कि यानी ओबीसी में भी जो रिजर्वेशन का फायदा है इसको ज्यादा मिल रहा है। तो वो स्टेब्लिश फैक्ट है। 2014 से बीजेपी को ओबीसी का बड़ा वर्ग अगेंस्ट द एक ओबीसी कम्युनिटी वोट कर रहा है। तो वोट इसीलिए कर रहा, भले ही आप 2019 का भी लोकसभा चुनाव देख लें, जब जाटो, यादव और माइनॉरिटी एक साथ नजर आ रही थी, जाट भी उसके साथ नजर आ रहे थे, फिर भी जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं और जनरल जो कम्युनिटी है, उन्होंने बीजेपी को जिता ही लिया। 64 सीटें उनकी लोकसभा में आ गई थी। अभी फिर अखिलेश ने एक प्रयोग किया, अखिलेश ने पिछड़े की बात की और अति पिछड़ों का साथ लिया, लेकिन उनका स्विच ऑन नहीं हुआ, क्लिक नहीं किया उस तरीके से जैसा करना चाहिए था। जबकि 3 बड़े मंत्री भाजपा से टूट के सपा में गए थे, एक सैनी बिरादरी से गया था, एक मौर्य बिरादरी से गया था और एक लोनिया बिरादरी से गया था। इसके बावजूद जनता ने उनको सिर्फ 111 सीटों पे रोक दिया। तो ये कम से कम उत्तर प्रदेश की जो बहस है राजनीति में, वो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सी चीजें पहले हो चुकी हैं। अगर हम 2014 में जो चीज हो गई है, हम सोचेंगे 2024 में पलट जाएगी, तो पलट तभी सकती है जब आपके पास उससे मजबूत पैकेज हो, उससे मजबूत मॉडल हो, और जो नेता ये बात कहे उसकी क्रेडिबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा मजबूत हो।
तो क्रेडिबल लीडर की जरूरत है। विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाएगा, उससे बात नहीं बनेगी, क्रेडिबिलिटी भी लानी पड़ेगी। अब आपको क्रेडिबल लाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत भी हो सकती है, एक से ज्यादा व्यक्तियों की भी जरूरत हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल इश्यूज बन के रह गए हैं, और इन ऑर्नामेंटल इश्यूज के बीच में राजनीति का जो कोर सब्जेक्ट है वो निश्चित तौर पे वो अर्थव्यवस्था ही है, लोगों के बेहतर जीवन और विकास ही है। मूल जो कोर इशू है वो यही है, और इसी पे जनता अपना फैसला लेगी। चलिए फैसला लेगी, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने मुद्दे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे लाती ही रहती हैं, और इसका मुजाहरा हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम इन चुनावों में भी देख ही रहे हैं। खासतौर पर यूपी के लोगों की नज़र रहती है। योगी आदित्यनाथ जब मध्य प्रदेश में रैलियां करने गए या वो राजस्थान में रैलियां करने जा रहे हैं तो उनका विषय क्या होता है, तो उनका विषय जाहिर तौर पर हिंदुत्व ही होता है उन प्रचार रैलियों में। लेकिन ये मुद्दा विपक्ष के इस जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण जैसे मसलों पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमारे पैनलिस्ट का मानना है, ये आने वाले दिन बताएंगे। हालांकि विजय जी का ये भी मानना है कि ये मुद्दे पुराने हो चुके हैं और अर्थव्यवस्था अब नई राजनीति का नया फॉर्मूला है। देखना होगा कि वो कौन सी पार्टी उस फॉर्मूले को अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब होती है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्कर्ष सिन्हा, यूसुफ अंसारी, विजय उपाध्याय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।